हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी पॉलिटी का 10th लेक्चर है जो हमने जिद बैच के अंदर शुरू किया है। जिस बैच में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आज हमारा टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम प्रेसिडेंट से शुरुआत करेंगे। पहले जिद बैच आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जो लोग नए हैं उन्हें बता देते हैं क्या है। दरअसल हमने CDS और CAPF जो 2026 में पेपर होगा, CAPF के लिए भी और CDS के लिए भी एक जिद बैच निकाला है, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसमें हम मैथ, इंग्लिश, CDS, CAPF सबकी, और GS कम्प्लीटली, GS में पॉलिटी खत्म होने वाली है और इसके बाद ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी। मैथ चल रही है, नंबर सिस्टम खत्म हो गई है मैथ में, ठीक है। इंग्लिश में टेंथ से शुरू हो गया है और वकैब हम डेली ला रहे हैं, ठीक है। तो ये जिद बैच CDS वालों के लिए भी फ्री जिद बैच, और साथ में CAPF वालों का हम पेपर 2 में भी गाइडेंस दे रहे हैं और सपोर्ट दे रहे हैं कंटेंट का, ठीक है। तो आप में से कोई भी नया है तो आप ये समझ लें कि हमारे ये सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, ठीक है। CAPF के लिए पेपर 2 भी चल रहा है और CAPF के पेपर 1 का हम फ्री जिद बैच में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पेपर 1 में फ्री जिद बैच पेपर 1 के लिए भी है, पेपर 2 के लिए भी है CAPF के लिए। और CDS के लिए तो पूरा पेपर जो उसका GS और इंग्लिश और मैथ सबका होता है वो पूरा जिद बैच से हो जाएगा। तो दोनों का ही सब कुछ इन्हीं से ही इसी जिद बैच से हो जाएगा। अभी इसी जिद बैच में हमने क्या किया है, फ्री मेंटोरशिप का भी निकाला है। मतलब ये हमारी एक पर्सनलाइज फ्री मेंटोरशिप का प्रोग्राम है जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये उन्हें मिलेगी जो हमारे एक एंट्रेंस टेस्ट को पास करेंगे, ठीक है। और ये एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये मेनली CDS 226 को देने वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। ये फ्री जिद बैच में हम निकाल रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और स्टिल थोड़ा सा उन्हें अगर हम पर्सनलाइज टच दे दें, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अगर थोड़ा सा पर्सनलाइज टच दे दें उनको तो उनकी प्रिपरेशन की जर्नी बदल सकती है। तो इस एंट्रेंस टेस्ट में जो जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर आएंगे, टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, उन बच्चों को हम कनक्वेर 100 में रखेंगे, ठीक है। तो दो ग्रुप हमारे बनेंगे, कनक्वेर 100 और कनक्वेर 50। 100 के टेस्ट होंगे आपके दिसंबर में और 50 के होंगे जैन में। तो ये दो अलग अलग ग्रुप चलेंगे, ठीक है। और सिलेक्शन इनमें से बहुत होने वाले हैं, ठीक है। मैं अभी से आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो आप अगर किसी भी बैच को लिए हों, अगर किसी दूसरे कोचिंग के बैच को लिए हों या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब ये आपका ये पर्सनलाइज जो जिद बैच में जो ये पर्सनलाइज मेंटोरशिप है, इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिए और टेस्ट जरूर दीजिएगा। ये हमारे अभ्यास डिफेंस का टेलीग्राम चैनल है। अगर यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इतना सारा सपोर्ट दे रहे हैं तो आपको एक सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। और इस टेलीग्राम चैनल में आप आएंगे तो आपको SFG फॉर CDS एंड SFG फॉर CAPF का ग्रुप मिल जाएगा, उनका लिंक आप उन्हें ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारे अपडेट और हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होने का चांसेस भी वहाँ ग्रुप में डायरेक्टली मिल जाएगा, अपने जो डाउट हैं, ठीक है। और आप मुझे पर्सनली भी डाउट पूछ सकते हैं इस व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको मुझे बताना था कि जिद बैच क्या है। जिद बैच CAPF और CDS दोनों के लिए ही है, पेपर 1 पेपर 2, और CDS के लिए भी पूरा कंप्लीटली हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो सब दोनों के लिए हम कंप्लीटली कवर कर रहे हैं। और ये पर्सनलाइज मेंटोरशिप हमारा अलग इनिशिएटिव है, जिसमें हम सिलेक्टेड लोगों को ही लेंगे, मतलब 150 को लेंगे, और 150 में 100 का एक अलग ग्रुप होगा, 50 का अलग ग्रुप होगा। इसका दिसंबर में, जनवरी में होगा, इसका दिसंबर में होगा, ठीक है। तो यहाँ जिन लोगों ने CDS में कैट भी देंगे अभी फरवरी में, उनके लिए भी ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आपने CDS को हम प्रिपेयर कराएंगे, साथ में FCAT में भी सपोर्ट करेंगे। तो आप इनमें से कुछ भी कर रहे हैं तो आप हमारे इन लेक्चर को, इसकी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, इनकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी, ये सारी वीडियो के थंबनेल हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर बिना डिले के। तो आज हमारी ये 10th लेक्चर है। इससे पहले अगर आप नए हैं, पॉलिटिकल लेक्चर देख रहे हैं ये 10th वाला, तो आप जाकर के पहले हमारे 9 जो लेक्चर पहले हो चुके हैं उनको जाकर देखिए, तभी आपको ये सीरीज समझ में आएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप में अब तक पॉलिटी के 6 टेस्ट करा चुके हैं, ठीक है। जितने टॉपिक हमने कराया उसको 6 टेस्ट में कराया है हमने। PYQ एज नाम से एक नया इनिशिएटिव चालू किया है अपने टेलीग्राम चैनल में ही, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, CDS, CAPF और IAS, PCS, मतलब इनके पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जैसे हम सब्जेक्ट कराते जाएंगे। अभी तुमने केवल पॉलिटी खत्म कराया है, तो इनसे इनके पॉलिटी के जितने भी इनमें क्वेश्चन आए उनको हम डेली के डेली 7 क्वेश्चन आपको देते हैं कंपाइल करके। अल्टरनेटिव डे में भी दे सकते हैं और डेली भी दे सकते हैं। 7 क्वेश्चन देते हैं, मतलब डेली अगर आप 7 PYQ कर रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 150 डेज से, क्योंकि 150 डेज ही बचे हैं CDS के एग्जाम के लिए, और CAPF के लिए थोड़ा और ज्यादा बचा है।
तो आप 1000 से ज़्यादा पीवाईक्यूज लगा चुके होंगे और वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम बहुत उससे और हम जो ये हमारे ये अलग से टेस्ट चल रहा है, ये टेस्ट हमारा जो हम टॉपिक करा रहे हैं वो केवल टॉपिक के लेक्चर नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके नोट्स के साथ साथ हम उनको उनको रिजॉल्व करा रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं इस टेस्ट के थ्रू। केवल हम लेक्चर या नोट्स, जो नोट्स देख रहे हैं, इसके अगर इस नोट्स के बाद आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी पॉलिटी में, ठीक है। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। किसी लक्ष्मीकांत की नहीं पड़ी, क्योंकि खुद लक्ष्मीकांत की। तो हम लेक्चर ही नहीं दे रहे हैं, हम नोट्स भी दे रहे हैं। हम इन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हम टेस्ट भी दे रहे हैं टॉपिक वाइज। तो अगर हम इन सब चीज़ों एक्सेस चाहते हैं तो अगेन हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है। और व्हाट्सएप पे कोई वो है तो व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं, और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि हम चीज़ें और करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना डिले किए हुए। भी इसका भूत उतरा नहीं है। उतर जा भाई मेरे, अरे रुक जा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। देर में सवेर करा रहा है और कुछ नहीं। अब सही है। चलो कोई बात नहीं, ये सब सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। हम मतलब फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, हम जो भी दे रहे हैं बहुत सॉलिड दे रहे हैं। और एक बार जा करके आप टेलीग्राम में विजिट करके हमारे चैनल में उन टेस्ट को एक बार दे कर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा उन टेस्ट की क्वालिटी क्या है, ठीक है ना। 6 के 6 टेस्ट दिए हैं, और केवल टेस्ट नहीं दिए हैं, उनकी आंसर की भी दिए हैं। अभी जस्ट मैं टेस्ट नंबर 6 की टेस्ट नंबर 6 के पॉलिटी की आंसर की डाल के ही ये वीडियो रिकॉर्ड करने आया हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है। और हम अभी ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं, मैंने ज्योग्राफी की बुक भी अपने टेलीग्राम चैनल में रिकमेंड कर दी है। तो जब आप आएंगे उन टेलीग्राम चैनल पे और ग्रुप पे हमारे आएंगे, तो आपको सारे अपडेट और मिलते रहेंगे। तो जो लोग केवल यूट्यूब पे हैं वो केवल उनसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल में आए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अपडेट चलते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, प्रेसिडेंट शुरू करते हैं। देखिए प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अकेले इससे ही 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, किसी में भी ले लीजिए आप, ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। इसीलिए इस वीडियो के थ्रू हम केवल केवल वीडियो इंटेंस होगी और इंटेंसिव होगी और कंडेंस होगी। इसमें पूरा का पूरा प्रेसिडेंट जो उनकी पावर है, उनकी कंडीशन, उनकी क्वालिफिकेशन, सब कुछ हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी बड़ी होगी वीडियो, लेकिन इतनी भी नहीं होगी जितनी पहली थी, इससे पहले 9th वाला लेक्चर था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रेसिडेंट से आप सभी रूबरू होंगे कि प्रेसिडेंट होते कौन है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड है। मतलब इस देश का, भारत में जो सबसे ऊंचा ऑफिस है, मतलब जो सबसे ऊंचा व्यक्ति है, जो सबसे ऊंचा कोई अधिकारी है या सबसे ऊंचा जो व्यक्ति है, वो है प्रेसिडेंट, हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हाई हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है, मतलब पूरी कंट्री का हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। देश का पहले सिटीजन है ये, मतलब हम सब तो बाद में सिटीजन है, सबसे पहले नंबर 1 पे सिटीजन ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये एग्जीक्यूटिव के, यूनियन एग्जीक्यूटिव के ये नॉमिनल हेड है। अब नॉमिनल हेड क्या है और रियल हेड क्या है, और ये सारी चीज़ों को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप लोग पुरानी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आप कनेक्ट कर लोगे। नॉमिनल हेड मतलब कि इनको केवल कॉन्स्टिट्यूशनली पावर दी गई है, मतलब सारे काम इन्हीं के नाम पे होते हैं, मतलब नॉमिनल इन्हीं के नाम पे होंगे। लेकिन रियली में उनका जो यूज होता है ना, उनका जो एग्जीक्यूशन होता है ना, वो पता है किसके हाथ में होता है? वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी जी। तो याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो नॉमिनल हेड होंगे वो एग्जीक्यूटिव के, यूनियन एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन होंगे और हेड ऑफ द स्टेट होंगे कंट्री के, और हाईएस्ट ऑफिस है इंडिया का, ठीक है। और एक चीज और, ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये कई बार घुमाने के लिए किया जाता है। कमांडर इन चीफ है वो, कमांडर इन चीफ क्या है? इंडियन आर्म फोर्सेस का। ये आर्म फोर्सेस, तीनों आर्म फोर्सेस, जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, और जो नेवी है, उन सभी के ये कमांडर इन चीफ हैं। ये कमांडर इन चीफ है, ठीक है, कमांडर इन चीफ। कई बार क्वेश्चन कह देता है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, मतलब सीडीएस हैं, वो कमांडर इन चीफ, कमांडर हैं,
वो कमांड करते हैं, क्या करते हैं, कमांड करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को। तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये पीवाईक्यू आ चुका है, सीएससी में ये पीवाईक्यू आ चुका है और एक जगह और ये आ चुका है पीवाईक्यू कि घुमा के ही पूछ लेते हैं कि जो सीडीएस हैं मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कमांड करते हैं थ्री आर्म फोर्सेस को। तो नहीं, कमांड कौन करता है, कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा, ये चीजें याद रखिएगा कि जो कमांड करने वाले हैं वो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात हो रही है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, तो अब ये भी देख लेते हैं हम। सबसे उससे पहले हमने जब ये यूनियन एग्जीक्यूटिव की हम बात कर रहे हैं तो एक चीज आपके दिमाग में और आएगी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में होता कौन कौन है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस होती हैं, चाहे आप यूनियन गवर्नमेंट ले लो चाहे स्टेट गवर्नमेंट ले लो, यहाँ इंडियन गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस होगी, एक जुडिशरी ब्रांच होगी गवर्नमेंट की, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होगी गवर्नमेंट की, एक लेजिस्लेचर होगी, ठीक है। तो जुडिशरी में जैसे हमको पता है कि थ्री लेयर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। एग्जीक्यूटिव, कि अब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है, तो एग्जीक्यूटिव मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव अलग अलग है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट सबसे टॉप पे होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट, फिर कौन होता है प्राइम मिनिस्टर, फिर कौन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत जगह इनको मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कंसाइडर नहीं किया जाता, मतलब रखा ही नहीं जाता है। जब यूनियन एग्जीक्यूटिव की लिस्ट बनाई जाती है कौन कौन उसके मेंबर होते हैं, मतलब उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो ये याद रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं along with the central council of minister, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव के। स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन कौन है, तो भाई स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्ट है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। अब देखो यहीं पे वो आया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हाईएस्ट लॉ है, मतलब लॉ के हाईएस्ट ऑफिसर हैं ये कंट्री में, और ये स्टेट में लॉ के हाईएस्ट ऑफिसर हैं, लॉ के हाईएस्ट ऑफिसर हैं। जब देखते हैं आप कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो यही करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट क्या, लीड यही करते हैं पूरे केसेस को गवर्नमेंट के। अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट लेवल पे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके यूनियन लेवल पे, तो ये याद रखिएगा। और स्टेट काउंसिल मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर तो आप जानती हैं कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है स्टेट के। लेजिस्लेचर, अब तो एक यूनियन लेजिस्लेचर एक स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर में ये यूनियन पार्लियामेंट। तो ये चीज, ये ग्राफ जरूर याद रखेगा, इसलिए मैंने केवल एग्जीक्यूटिव नहीं दिया, मैंने तीनों ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट का दे दिया, आपको याद रहेगा किसमें क्या क्या आता है, ठीक है। बाकी ये देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव है, तो मैंने जैसे बताया कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट ही है प्रेसिडेंट। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो दिखता है उसका आर्टिकल है 52 टू 78 और पार्ट 5 में है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव किसमें आता है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड किस कहां से कहां तक आर्टिकल में एक्सटेंशन है 52 टू 78, इतना याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। ये किससे डील करता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। दे ऑल्सो कंटेन द प्रोविजन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इसी 52 से 78 के बीच में आर्टिकल में जो जो प्रोविजंस हैं जो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, उसी में प्रेसिडेंट के भी प्रोविजंस हैं, प्रेसिडेंट की पावर और प्रेसिडेंट के बारे में भी डिस्कस है 52 टू 78 के बीच में और पार्ट 5, ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि प्रेसिडेंट के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, प्रेसिडेंट का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, मतलब कैसी उसकी पोजीशन है, तो वो फर्स्ट सिटीजन है, हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है, और नॉमिनल एंड द नॉमिनल यूनियन एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव हेड है, और कमांडर इन चीफ है आर्म फोर्सेस, और हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड है। तो ये सब उसकी पोजीशन है। अब हम बात ये करेंगे कि इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, मतलब प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं। क्या उन्हें डायरेक्टली पब्लिक करती है इलेक्ट, नहीं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो इनडायरेक्टली इलेक्ट किसके थ्रू होते हैं, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होते हैं, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होता है वो हम आपको बताते हैं। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑफ एमपीज, एमपीज यहाँ बोथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, दोनों ही। और कौन इलेक्टेड मेंबर ऑफ
स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके मेंबर नहीं देंगे वोट, ठीक है। वही चीज देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें एमपीज ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा के हैं, ठीक है। इलेक्टेड होंगे, याद रखिएगा, नॉमिनेटेड नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों आती है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, स्पेशली राज्यसभा में 12 होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में, ठीक है। एमएलएज ऑफ द, अब एमएलएज देखिए, एमएलएज कौन होंगे, एमएलएज होंगे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगे स्टेट की। तो एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट इंक्लूडिंग द नेशनल स्टेट्स के सारे एमएलएज और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। तो दिल्ली क्योंकि यूटी है लेकिन फिर भी वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, एमएलएज हैं क्योंकि इलेक्शन होता है, और पुडुचेरी में भी वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, तो वहाँ के जो इलेक्टेड एमएलएज होंगे, अगेन मैं कह रहा हूँ कि नॉमिनेटेड वहाँ पे भी नहीं, नॉमिनेटेड को राइट नहीं है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। तो इलेक्टेड जो एमएलएज होंगे वो पार्टिसिपेट किस में करेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली आर नॉट एलिजिबल टू वोट, मैंने ये बोल दिया है। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वो अलग से ही बोली दे रहा है कि पार्ट नहीं है कॉलेज के, ठीक, तो यही बात हो गया। अब ये तो हमने देख लिया कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, और ये बात भी पूरे फैक्ट आपको याद रखना है कि कौन कौन होता है कौन कौन नहीं होता है, ये इससे क्वेश्चन बनता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि नॉमिनेटेड मेंबर किसी भी, न तो लेजिस्लेटिव असेंबली के और ना ही पार्लियामेंट के नहीं होंगे, इलेक्टेड मेंबर ही होंगे। दूसरा, दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में, जो यूनियन टेरिटरी है इसमें इनके इलेक्टेड जो एमएलएज होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और तीसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स नहीं होंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो ये एमपीज होते हैं या एमएलएज होते हैं, ठीक, जो ये वोट डालते हैं, जैसे हमारे वोट की, जैसे हम एक वोट डालते हैं तो हमारे एक वोट की एक वैल्यूज है, ठीक है, हमारे एक वोट की वैल्यू एक है, हम ये जानते हैं ना। जैसे हम भी वोट डालते हैं डायरेक्टली लोकसभा के या लेजिस्लेटिव असेंबली अपने विधानसभा के इलेक्शन में वोट डालते हैं, तो हमारे एक वोट का मतलब क्या होता है, हमारा जो एक वोट है उसकी वैल्यू एक ही है। इसी तरीके से जो एमपीज और एमएलए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी वोट की भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, इनके वोट की वैल्यू भी होती है और वो हमारे वोट की वैल्यू से ज्यादा होती है, मतलब एक नहीं होती है, उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब ये एक पर्सन एक वोट तो डालेगा लेकिन उसके वो वोट एक से ज्यादा ही माना जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके चक्कर में मत पड़िए, ये उतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानने लायक नहीं है। जानने लायक ये इन्फॉर्मेशन है कि जो वोट डाला जाता है, मतलब जो डालते हैं, जैसे मैंने बताया एमपीज डालते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और एमएलएज होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड, ठीक। इनके जो वोट होते हैं, हर एमपी की तो वोट की जो वैल्यू होगी वो तो सेम होगी, लेकिन एमएलएज की वोट की वैल्यू डिफर करेगी, मतलब विथ इन स्टेट तो ईच एमएलए की वोट की वैल्यू तो सेम होगी, ठीक, ये ईच एमएलए की वोट की वैल्यू सेम होगी, लेकिन अलग अलग स्टेट में, मतलब इंटर स्टेट, जो इंटर स्टेट है, एमएलए की वोट की वैल्यू, ईच वोट वैल्यू वो डिफर कर जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, वही कह रहा है नॉट ऑल वोट्स कैरी द इक्वल वेटेज, नहीं कैरी करते हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान में एमएलए की, सभी एमएलए की वोट की वैल्यू है 608, मतलब एक एमएलए जब वोट देगा तो उसका वोट माना जाएगा 608 वोट उसने दिए, एक एमएलए का वोट इक्वल्स टू 608 वोट। तो सारे एमएलए की वोट की वैल्यू इतनी होगी राजस्थान में। लेकिन अगर हम कंपेयर करें यूपी से, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, रियल फिगर नहीं है, जस्ट आई एम टेकिंग द हाइपोथेटिकल डेटा, ठीक है। यूपी, अब यूपी में मान लीजिए जो एक एमएलए की या एक एमएलए की वोट की वैल्यू है वो मान लीजिए 709 है, ठीक, ज्यादा है राजस्थान से, ठीक। सभी एमएलए की वोट की वैल्यू 709 होगी वहां पर, ठीक। लेकिन ये देखिए इंटर स्टेट डिफर कर रहा है, यहाँ 608 है एक एमएलए की वोट की वैल्यू, तो यूपी में क्या हो जा रही है, वो हो जा रही है 709, मतलब 101 वोट का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी से ही हर एक स्टेट की पावर बदल जाती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, मतलब कोई स्टेट ज्यादा वोट कैरी करता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, कोई स्टेट कम करता है।
तो वोट का जो वेटेज है और वैल्यू है वो डिफर करती है एमएलएज में। इंट्रा स्टेट तो मतलब एक ही स्टेट में हर एमएलए की तो वोट की वैल्यू सेम होगी, लेकिन इंटर स्टेट जो एमएलएज होंगे अलग अलग स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। एमपीज की तो सेम होगी, सभी एमपीज की सेम होगी, ठीक है। जैसे देखा ना, एंड एमपीज वोट वैल्यू इज 708, तो वो एमपी चाहे वो लोकसभा को चाहे राज्यसभा को, उसके हर एक एमपी जो होगा का एक वोट इक्वल्स टू 708 वोट हैं, ठीक है। इतनी बात सोच रहे हैं, मुझे लगता है समझ सकते होंगे। तो वैल्यू ऑफ एमएलएज वो डिफर, मैंने बोला ना यही बात, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। देखो लिखा है वही, स्टेट से स्टेट डिफर करती है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स पॉपुलेशन। बिल्कुल मैंने बोला कि भाई यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तभी मैंने ज्यादा नंबर लिया है, क्योंकि देखो ये मैं आपकी फैक्टर भी अभी फॉर्मूला दूंगा कि किस किस बेसिस पे एक वोट की वैल्यू निकाली जाती है ईच एमपी और ईच एमएलए ऑफ द स्टेट। ये देखो इसमें पॉपुलेशन सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है, अपॉन में पॉपुलेशन होगा, फिर नंबर ऑफ एमएलए और मल्टीप्लाई 1000। ये जो यहाँ 1000 है इसको यहाँ पे 1000 रख लीजिएगा। एक एमएलए का जो स्टेट में वोट वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। एंड नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं, ठीक है। देखो नंबर स्टेट की पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब नंबर ऑफ एमएलए, मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1000 से, आपको पता चल जाएगा कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या है स्टेट में, ठीक है। ये एग्जांपल है। इसी तरह एमपी का देखोगे आप, एक एमपी की वोट की वैल्यू क्या है, तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएस, मतलब जितने भी एमएलएस हैं सभी स्टेट के, उनकी वैल्यू टोटल कितनी आ रही है उनको हम प्लस कर लेंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कितने एमपीज हैं मल्टीप्लाई 1000। अगेन ये जो 1000 है यहाँ नहीं, ये यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये निकल आएगा। तो ये तरीका है। इससे क्या होता है, ईच स्टेट गेट इलेक्ट्रोल वैल्यू इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। बिल्कुल भाई, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसके पास उतनी पावर होनी चाहिए ना वोटिंग की, तो यही मैकेनिज्म रखा गया है, ठीक है ना। वोटिंग की पावर उसके पास होनी चाहिए। यूपी के पास ज्यादा पावर है, ज्यादा पॉपुलेशन है, वो ज्यादा पावर रखेगा वोटिंग की, उसके पास ज्यादा वोट्स होंगे, तो ये वैल्यू रखी गई है। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे चीजें होती हैं, और इससे ये भी इंश्योर होता है कि अचीव द यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट एज वेल एज द स्टेट्स में एंड द होल द कंट्री, होल द सेंटर और द कंट्री। मतलब एक ही स्टेट में आप देख रहे हो सारे एमएलएज की वोट की वैल्यू सेम है, ठीक है। और नेशन लेवल पे भी देखोगे यूनिफॉर्मिटी आपको दिखेगी इससे। इन ऑर्डर टू द विन द इलेक्शन, प्रेसिडेंसी कैंडिडेट को सिक्योर करने पड़ेगा एक फिक्स कोटा। ज्यादा इसके टेक्निकलिटी में मत जाइए, ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। इतना याद रखिए कि अगर किसी कैंडिडेट को विन करना है तो उसे एक फिक्स कोटा ऑफ वोट जो है जीतना पड़ेगा, और ये होता है इलेक्टोरल कोटा। इलेक्टोरल कोटा का ये रूल है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डिंग विथ द सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब बात ये आती है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है, तो प्रेसिडेंट जो है उनका इलेक्शन होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, दिस इज माय फेवरेट कलर ग्रीन। देखो प्रेसिडेंट इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज डन बाय द सीक्रेट बैलेट। ये मैंने दिखाया ना, बैलेट है ना ये, मतलब जैसे हम वो वाले ईवीएम मशीन से करते हैं ना, मतलब ईवीएम मशीन यूज नहीं होती है, देयर इज यूज अ सीक्रेट बैलेट पेपर। बैलेट पेपर, ये देखो बैलेट पेपर में चिट्ठी डाली जा रही है, ठीक है। तो बैलेट पेपर, और कौन सा प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। मैं इस पे एक सिंपल वीडियो बनाऊंगा कि सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट। अभी यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, शायद मैंने ऐड भी नहीं किया है, मुझे याद दिलाइएगा आप लोग। मैं इस पे एक सिंपल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी क्वेश्चन आया है, ये मुझसे रह गया है, ठीक है। मैं इसे नोट डाउन कर लूंगा और इसे मैं सेपरेटली बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। प्रोविजन रिलेटेड टू, या फिर मैं वॉइस मैसेज को थोड़ा इसको एड्रेस करूंगा, ठीक। प्रोविजन रिलेटेड टू अब डिस्प्यूट। अब मान लीजिए इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट का, अब ये भी सकता है ना कि इलेक्शन के बाद डिस्प्यूट हो गया, कुछ विवाद उठ गया, तो सारे विवादों का हल कौन करेगा, और जो भी डिसीजन देगा वो कौन होगा, वो होगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा, तो याद रखिएगा। एंड द इलेक्शन ऑफ अ person as the president cannot be challenged on the ground कि that the electoral college was incomplete। इस बेसिस पे चैलेंज नहीं करता कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का वो इनकम्प्लीट है और वैकेंसी अमंग द नंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब कहने का ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इस बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि मान लीजिए इलेक्शन हेल्ड हुआ, अब इलेक्शन को इस बेसिस पे आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कि इस किसी स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई है, या वहां पे इलेक्शन नहीं हुए हैं, वो डिसॉल्व हुई पड़ी हुई है,
या मेंबर, किसी मेंबर ने रिटायरमेंट ले लिया, मतलब उसने रिजाइन कर दिया है, तो पूरे मेंबर नहीं है, तो मतलब इस बेसिस पे आप इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इफ द इलेक्शन, ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुके हैं, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम के यूपीएससी में, तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट पीवाईक्यू के ही हैं। इफ द पर्सन एज द प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर वाइड, ठीक है, ये सीएससी का क्वेश्चन है, तो 2023 में आया था, ठीक है, कि अगर पर्सन जो है, जो प्रेसिडेंट है ऐसा, अगर वो डिक्लेयर कर दे सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दे जो प्रेसिडेंट को के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दे कि उसका प्रेसिडेंट इनवैलिड है, अगर इलेक्शन के प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे सुप्रीम कोर्ट, तब भी वो जो भी एक्ट करेगा वो सारे इनवैलिड डिक्लेयर नहीं होंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे ऑफिस में, ठीक है, वो सारी चीजें कंटिन्यू रहेंगी। ये चीज याद रखिएगा कि उनके इलेक्शन जो है, मान लीजिए अभी इलेक्शन जीत गए प्रेसिडेंट, 4-5 महीने तक प्रेसिडेंट थे और इस समय इस बेसिस पे इन्होंने जितने सारे डिसीजन लिए, जितने सारी चीजें की, तो इनके इलेक्शन के वॉइड डिक्लेयर होने पर 4 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो ये जितने भी डिसीजन लिए हैं, डिसीजन हटाए नहीं जाएंगे, डिसीजन कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना, ये बात आ चुकी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, तो जो क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भी बहुत सिंपल है। देखो, ये आर्टिकल 58 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज क्या है कि उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, फिर 35 एज उन्हें कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये भी समझ लीजिए आप कि अगर मान लो कोई फॉरेनर है, वो मान लीजिए इंडिया में बाद में आकर के उसे सिटीजनशिप ले ली है, तब भी वो सिटीजन ही तो माना जाएगा ना, उसका सिटीजन होना जरूरी है। प्रॉपरली सिटीजन कैसे होगा वो नहीं डिफाइन किया गया है, सिटीजन होना जरूरी है बस, चाहे वो सिटीजन बाद में ले ले चाहे नेचुरली हो, ठीक है। शुड बी एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा। अब ये याद रखेगा कि प्रेसिडेंट के लिए मेंबर ऑफ लोकसभा की एलिजिबिलिटी होना जरूरी है, और वहीं वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेंबर ऑफ राज्यसभा की एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। मतलब राज्यसभा के मेंबर के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए होती है वही एलिजिबिलिटी वाइस प्रेसिडेंट के पास भी होनी चाहिए। सिमिलरली प्रेसिडेंट के पास, जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोकसभा की। डिफरेंस याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के पास कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, लोकसभा की, वाइस प्रेसिडेंट के पास राज्यसभा की। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेनली होता क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दो तरह में होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा, स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आप कोई ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं गवर्नमेंट के अंदर लेके रखे हो जिससे आपको पैसा काफी मिलता हो, मतलब वही नौकरी गवर्नमेंट टाइप की। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो सिटिंग प्रेसिडेंट होते हैं, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, यूनियन हो या स्टेट हो, उनके ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑफिस अगर आपने होल्ड किया है तो आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। मतलब आपको प्रेसिडेंट बनने के बाद, मतलब ये नहीं है कि आपको पास ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन टू बी द प्रेसिडेंट मस्ट बी, मतलब अगर आप कोई नॉमिनेशन भरने जा रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट है, पहले आप नॉमिनेशन भरोगे, जब नॉमिनेशन भरने जाओगे तो आपका नॉमिनेशन सब्सक्राइब होना चाहिए एटलीस्ट 50 इलेक्टोरल्स एज अ प्रॉस्परस, जो प्रॉस्परस होना चाहिए, और 50 इलेक्टोरल एज अ सेकेंडर्स, मतलब 100 लोग जो इलेक्टोरल्स हैं वो आपको सपोर्ट करें, और वो आसानी से मिल ही जाता है क्योंकि दो ही प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते हैं, दो ही लोग, एक यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से खड़ा किया जाता था और एक एनडीए की तरफ से खड़ा किया जाता था। तो एनडीए में, यूपीए में तो इतने एमएलए एमपीज होंगे जो सपोर्ट कर देंगे, तो 100 तो मिल ही जाएंगे, तो 50 सेकेंडरी सपोर्टर मिल जाते हैं, 50 प्रॉस्परस में मिल जाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें, ठीक है। अब उन्हें 15,000 रिजर्व बैंक में सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, और अगर 1/6 वोट जो टोटल पड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, 1/6 अगर उसका वोट नहीं पाते हैं ये, तो फॉरवर्ड कर दीजिए, इनका पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी ओथ एंड अफर्मेशन आर्टिकल 60 में बात की गई है, ये चीज याद रखिए कि ओथ एंड अफर्मेशन के लिए ओथ का पढ़ लीजिएगा, बहुत नेचुरली मैंने डाला है, बहुत हैफजर्ड नहीं डाला है, बस खाली इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इनको ओथ दिलाता कौन है। तो इनको ओथ, जो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मान लीजिए नहीं है उस समय, उनके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये ओथ दिलाएगा उन्हें, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। अब बात आती है कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स के ऑफिस पे, कि कंडीशन क्या है प्रेसिडेंट के ऑफिस के। तो सबसे पहली बात, कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ही और शी शुड बी नॉट बी द मेंबर ऑफ द अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पहली जो कंडीशन है कि उन्हें किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए,
ना तो पार्लियामेंट का, ना तो हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का। तो पहली कंडीशन ये है। कंडीशन याद रखिएगा कि इनके ऑफिस की कंडीशन क्या है, मतलब ये शर्त है कि ये नहीं होना चाहिए साथ में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना लिया हो। मैंने बताया आगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या आता है, मतलब कोई गवर्नमेंट में, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी आपने ऑफिस ऐसा होल्ड नहीं किया हो जिसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, ठीक है। लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या नहीं आता है, प्रेसिडेंट नहीं आता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं आता है, गवर्नर नहीं आता है, मिनिस्टर स्टेट या फिर सेंटर का मिनिस्टर, वो तब भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इफ एनी पर्सन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ही डीम टू बी हैव द वैकेंट हिज सीट। बस वही बात है कि इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, अगर कोई पर्सन इलेक्ट हो जाता है एज अ प्रेसिडेंट जिसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है, तो डीम टू बी हैव वैकेंट हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट विच ही इज इंटर अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफिस। मान लीजिए कोई भी अगर पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई एमपी था या एमएलए था और उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है ये, और अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो उसी दिन, जिस दिन वो प्रेसिडेंट बन जाएगा और ऑफिस होल्ड कर लेगा प्रेसिडेंट का, उसी दिन उसका वो ऑफिस खाली मान लिया जाएगा। जो एज अ एमपी और एमएलए जो वो ऑफिस है उसका, वो खाली मान लिया जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। अब इंटाइटलमेंट क्या होता है भाई, इनको घर मिलता है राष्ट्रपति भवन, बिना किसी फीस बिना किसी पेमेंट के राष्ट्रपति भवन मिलता है, बिना विदाउट एनी रेंट। और इमोलमेंट्स अलाउंसेस और प्रिविलेजेस बहुत सारे होते हैं जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अब किस शेड्यूल में आता है आप मुझे बताइए ये चीज। ओके, यही चीज है, कैन नॉट बी डिमिनिश्ड। आगे इंडिया इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए इनके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो ये प्रिविलेजेस हैं, अलाउंसेस हैं, इन्हें पार्लियामेंट कम नहीं कर सकती है, ठीक है, ताकि इंडिपेंडेंस बनी रहे। और इस समय इनकी सैलरी 5 लाख पर मंथ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बाकी इम्यूनिटीज ने क्या क्या मिलती है, ये मैंने आर्टिकल 14 जब राइट टू इक्वालिटी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि गवर्नर को कौन कौन सी सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में मिलती है इम्यूनिटीज, मतलब जहाँ पे राइट टू इक्वालिटी उनके केसेस में अप्लाई नहीं होता है। प्रेसिडेंट का भी मैंने बताया, तो वहां पे जाकर के उस पीडीएफ को आप देख लीजिएगा लेक्चर को, आपको और अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, वही चीजें हैं। और बाकी आप बुक देखोगे तो वो भी चीज मिलेंगी। ये कुछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मैंने लगा दी है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट पे पूछ चुके हैं सीडीएस में, और स्पीकर्स पे पूछ चुके हैं, प्रेसिडेंट पे अभी उतना नहीं पूछा है और पूछने के चांसेस हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनके बाद द्रौपदी मुर्मू जी अभी चल रही हैं, उनका नाम नोट में आप ऐड कर लीजिएगा, कब से कब तक है ये ऐड कर लीजिएगा, उनका नाम ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बस फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, बस नाम लिखिएगा, उनका कब से कब तक है ये 2022 से टिल डेट, बस इतना लिख लेना और उनका नाम लिख लेना, दैट्स इट, बस इतना ऐड कर लेना। क्योंकि मुझे वाली पिक्चर मिली नहीं ऑनलाइन, तो मैंने इनके लेटेस्ट वाली नहीं लगा पाया, मैंने बस खाली यहाँ तक का लगाया जो इनके पहले वाले थे। रामनाथ कोविंद जी, ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब चलते हैं टर्म ऑफ द ऑफिस। टर्म ऑफ द ऑफिस का मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट कितने साल तक, कितना इनका टेन्योर है, कितने समय तक इनकी नौकरी है, ठीक है, ऑफिस कितने समय तक होल्ड करेंगे, मेन मतलब यही है टर्म ऑफ द ऑफिस। तो भाई 5 साल तक करेंगे। अंडर द आर्टिकल 56 में प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस द टर्म ऑफ द 5 ईयर, 5 ईयर के टर्म में, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, टर्म ऑफ द 5 ईयर, जब से वो ऑफिस को इंटर करते हैं, ठीक है। ही मे रिजाइन, अब इनका ऑफिस वैकेंट हो सकता है, या तो इनका टेन्योर पूरा होगा 5 साल में तब होगा, या फिर ये रिजिग्नेशन दे सकते हैं, यस ही कैन रिजाइन। ये क्या हो रहा है, ही कैन रिजाइन, तो ही कैन रिजाइन, ठीक है, ये रिजाइन कर सकते हैं। और रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे रेजिग्नेशन, ठीक। तो याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट जब रिजाइन करेंगे तो रिटन रेजिग्नेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को, ना कि पीएम को, ना कि पार्लियामेंट को। यही सब चीजें ऐड कर देते हैं, यहीं पे वो क्वेश्चन ट्विक करते हैं जो एग्जामिनर होता है। बट ही विल होल्ड ऑफिस, मतलब अगर इसने इन्होंने रेजिग्नेशन दे भी दिया तब भी ये तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक इनके सक्सेसर ऑफिस टेक ऑन नहीं कर लेते हैं। और सक्सेसर कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि तुरंत तो इलेक्शन होगा नहीं कि सीट फिल हो जाएगी, तो वाइस प्रेसिडेंट ही से सक्सेसर होंगे और वाइस प्रेसिडेंट तक ऑफिस होल्ड नहीं कर लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट इनका रेजिग्नेशन लेटर ले लेंगे और फिर वही ऑफिस अज्यूम कर लेंगे, लेकिन ये मिनिमम 6 मंथ तक ही होल्ड कर सकते हैं। और ये ऑफिस होल्ड करेंगे एज अ एक्टिंग, वाई एक्टिंग प्रेसिडेंट, नॉट अ परमानेंट प्रेसिडेंट, अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए पूरा प्रेसिडेंट रहे नहीं, ऐसा केवल अमेरिका में होता है, ठीक है। इंडिया और अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पावर है, जो
वो प्रेसिडेंट के ऑफिस वैकेंट पे जो वो लोग प्रेसिडेंट का ऑफिस सर्व करते हैं, उनके ऑफिस में उनका ऑफिस वैकेंट होने पर प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इन अमेरिका और इंडिया करते हैं। उनमें मेन डिफरेंस यही है कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट ने ऑफिस वैकेंट कर दिया किसी भी केस में, या तो उनकी डेथ हो गई हो, या उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया हो, या फिर उनका इम्पीचमेंट हो गया हो। जैसे ये देखिए, वाइस प्रेसिडेंट सब्सटीट्यूट इन द केस ऑफ ऑफिस फॉल कैसे वैकेंट ऑन ग्राउंड ऑफ द हिज डेथ, रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट अदरवाइज। तो डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, इन सब केसेस में अगर होता है तो क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, ऑफिस होल्ड कर लेंगे। ठीक, ये बात याद रहेगी आपको। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अगर डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट से ऑफिस होल्ड करते हैं तो वहां पे वो जितने साल के लिए ऑफिस बचा है उसके पूरे साल के लिए या पूरे मंथ के लिए वो ऑफिस होल्ड करते हैं, और एज अ एक्टिंग नहीं, परमानेंटली वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन इंडिया में डिफरेंस क्या है, इंडिया में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट केवल 6 मंथ के लिए ही बनेगा प्रेसिडेंट, और वो भी ना कहा जाएगा एक्टिंग प्रेसिडेंट, उसके नाम के आगे लगाया जाएगा एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये चीज याद रखेगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर एक बार इन केसेस से डेथ और रेजिग्नेशन या इम्पीचमेंट की वजह से अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो गया, तो वहां पे जो जितने भी समय के लिए शासन बचेगा, मान लीजिए शासन 3 साल के लिए बचा है अमेरिका और इंडिया दोनों के केस में, अमेरिका वाला जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो इस केस में पूरे 3 साल प्रेसिडेंट के रूप में फंक्शन करेगा। ठीक। लेकिन इंडिया के केस में अगर 3 साल का टेन्योर बचा है और डेथ या रेजिग्नेशन या इम्पीचमेंट हो गई प्रेसिडेंट की, तो वो केवल और केवल 6 मंथ ही करेगा सर्व, वो भी एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। इसके बाद क्या होगा, बाकी के 2.5 साल के लिए सर्व करने के लिए, या फिर 2.5 साल ये माने नहीं जाएगा, ये खत्म ही हो जाएगा पूरी तरीके से, 6 महीने ये रहेंगे, उसके बाद तुरंत फ्रेश इलेक्शन कराया जाएगा। फ्रेश इलेक्शन होगा नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, और वो जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो पूरे 5 ईयर का टेन्योर लेगा। ठीक है, तो ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की पावर में और विज इंडिया के। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। बाकी हमने जो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस लिया है वो प्योरली अमेरिका का ही मॉडल है, लेकिन यहीं पे आकर के थोड़ा सा अमेरिका के मॉडल से हमारा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, हम जस्ट अमेरिका की यहाँ पे इंडियन के वाइस प्रेसिडेंट को पावर जस्ट इसलिए दे रहे हैं कि इंटरगेनम ना हो, मतलब बीच में प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर खाली हो गया, क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर ऐसा ऑफिस खाली हो गया तो फिर नेशन में थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी आ जाएगी पॉलिटिकल लेवल पे, तो और वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। देखिए यही चीज लिख बोली गई है कि सच वैकेंसी शुड बी फिल्ड बाय इलेक्शन नेसेसरली टेकिंग, इलेक्शन नेसेसरली होना चाहिए विथ इन अ 6 मंथ ऑफ हिज फाइलिंग वैकेंट। जब वो वैकेंट हो जाएगी ऑफिस, उसी के 6 मंथ के अंतर्गत इलेक्शन करा देना चाहिए। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन ऑफिस में और इंडिया में यही डिफरेंस है प्रेसिडेंट में, कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जितनी भी, इंडिया के प्रेसिडेंट जितनी भी चाहें इतनी बार री इलेक्ट हो सकते हैं ऑफिस ऑफ द, जितने भी टर्म चाहें, फॉर मेनी नंबर ऑफ टाइम। However, in US, person cannot be elected for the office of the president for more than twice. अब यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प यही कोशिश कर रहे हैं, लगातार न्यूज़ें चलती हैं कि वो चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो थोड़े से बदलाव ले आए और अनलिमिटेड टर्म तक बार बार इलेक्टेड होकर के वो आ जाए, क्योंकि ये इनका लास्ट सेकंड टर्म है, इसके बाद वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरिंग द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, if he able to amend that provision, then he will be the third prime minister, president of India, president of US. So अब शुरू करते हैं इम्पीचमेंट। अब हमने जैसे देखा कि डेथ, रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट के बेसिस पे ऑफिस वैकेंट हो सकता है। ठीक है, इस बेसिस पे ऑफिस वैकेंट हो सकता है। ठीक, तो अब इम्पीचमेंट का मतलब क्या है, इम्पीचमेंट मतलब पता है कि इनको रिमूव कर देना, प्रेसिडेंट को रिमूव करना। इम्पीचमेंट का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट को रिमूव कर देना। तो हम यहाँ तक देखेंगे जल्दी से इसको, के बाद हम जो इनके फंक्शन और पावर है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसको नेक्स्ट वीडियो में करना पड़ेगा, वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाह रहा हूँ बिकॉज सम कुछ पर्सनल रीजंस। ओके, तो चलिए इसको आगे करते हैं। तो इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इम्पीचमेंट मतलब रिमूव, मतलब प्रेसिडेंट को हम कैसे रिमूव करेंगे।
तो सोल ग्राउंड मतलब किस ग्राउंड पे, अगर आप प्रेसिडेंट को रिमूव करने जा रहे हो तो आपको आर्टिकल 61 के अंतर्गत आप उसको रिमूव करोगे। अब रिमूव का मतलब क्या है कि इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट आप प्रेसिडेंट को हटाने जा रहे हो, इतने बड़े ऑफिस के पर्सन को हटाने जा रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ ग्राउंड्स पे हटाओगे ना उसे। तो प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड दिया गया वो दिया है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेगा तो उसे उस ग्राउंड पे हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं हटा दिया जाएगा कि मुंह से अगर उसने बोल दिया कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो उसे हटा दो, इससे नहीं। देयर इज द प्रॉपर and the defined procedure that is the laid down by our constitution maker, and we should and we will read that process. Okay, now start. However, it is noted that these phrases of violation of the constitution had not been defined in the constitution. ये constitution में है तो कि violation of the constitution, लेकिन इन्हें define नहीं किया तो किस तरीके का violation वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ग्राउंड है, लिखा है। द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट ही इम्पीचमेंट करती है और सारे प्रोसेस पार्लियामेंट में ही होते हैं, इसीलिए उसे क्वासी जुडिशियल कहती है कि ये इंक्वायरी कर रही है ना। और आपको पता है जो भी जुडिशियल वर्क करती है, मतलब जज करती है कि ये गिल्टी है कि नहीं है, तो यहाँ प्रेसिडेंट भी की भी तो गिल्टी प्रूव होने का काम हो रहा है ना। प्रेसिडेंट ने वायलेट किया कि नहीं किया, तो इसको चेक कौन कर रहा है? पार्लियामेंट चेक करी ना। जो गिल्टी को चेक करता है उसे हम जनरली जुडिशरी के नाम से जानते हैं। यही पार्लियामेंट एज अ क्वासी जुडिशियल काम कर रही है, समझे? इसलिए लिखा जाता है कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की इस प्रोसेस को, इम्पीचमेंट की प्रोसेस को करती है, तो वो एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में फंक्शन करती है। अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया इंडिया में, थैंक गॉड। ऐसा कभी भी ना हो किसी पे से गिल्टी लगे, क्योंकि ये ऑफिस बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या है इम्पीचमेंट का। देखिए पहला प्रोसेस क्या है, पहले एक रेजोल्यूशन लेके आ जाएगा। अब ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इससे आपको याद रहेगा। पहले ये होगा, ये नंबर लिख लीजिएगा, नोट आपके पास आएंगे। फिर 3 पे ये होगा, 4 पे ये होगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ऐसे 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 चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट मे बी स्टार्टेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में, मान लीजिए एक रेजोल्यूशन किसी भी हाउस ने लाया, मान लीजिए वो रेजोल्यूशन लोकसभा ने पास किया, लोकसभा किसी मेंबर ने वो रेजोल्यूशन लेकर आया कि भाई प्रेसिडेंट ने वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी एक मेंबर ने कहा, तो भाई वो रेजोल्यूशन लेकर आया हाउस में, लोकसभा में। तो अब वो रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में आया, अब जिस हाउस में इनिशिएट हुआ है रेजोल्यूशन, उस हाउस में इस मेंबर को या ग्रुप ऑफ मेंबर ने जो भी किया है, उन्हें 1/4 जो मेंबर हैं, जो कैंडिडेट हैं इनिशिएटिंग हाउस में, मान लो लोकसभा में 503 या 545 के आसपास लोग हैं, तो ऑलमोस्ट इसके 1/4 उन्हें क्या करना पड़ेगा, लोगों से साइन कराना पड़ेगा इस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए। और इसके पहले इन्हें 14 दिन का नोटिस पहले से देना है। मतलब इन्हें हाउस में इस रेजोल्यूशन को लाने से पहले 14 दिन का नोटिस प्रेसिडेंट को देना है कि आपने कुछ ऐसा किया और हम ये करने जा रहे हैं। 14 दिन का नोटिस, प्रायर नोटिस देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इनिशिएटिव रेजोल्यूशन साइन बाय दी, अपने मेंबर से साइन होगा कैंडिडेट के, फिर ये हाउस होगा। अब यहाँ पे ये इस रेजोल्यूशन जब ये 1/4 मेंबर से साइन हो गया, कैंडिडेट से टोटल मेंबर जो है उनके 1/4 मेंबर ने अगर साइन कर दिया, 14 दिन का एडवांस नोटिस प्रेसिडेंट को दे दिया, फिर क्या होगा, ये रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाएगा। और अगर पास हो गया तो इसे दूसरे हाउस में इन्वेस्टिगेशन में भेजा जाएगा। दूसरे हाउस में भी सेम प्रोसीजर होगा, 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हो गया मेंबरशिप, देन द प्रैक्टिस इज द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। Now the following points are need to be the noted regarding the impeachment process of the president. ठीक है, मतलब अब ये जो impeachment process है इसमें कुछ ना कुछ important points हैं जिन्हें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे जब ये impeachment की बात होगी तब कौन कौन सी चीजें ध्यान देने की जरूरत है, तो उसमें पहले क्या है कि जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड मेंबर थे, नॉमिनेटेड मेंबर मतलब नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द आइदर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब एमपीज अदर ऑफ द पार्लियामेंट, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। दे आर डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। मैंने बताया ना कि दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये देखो, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा ना तो और ना तो लोकसभा,
ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, लेकिन जब रिजोल्यूशन आया इम्पीचमेंट का तब इन्होंने पार्टिसिपेट किया इम्पीचमेंट में, मतलब वोट दिया। मतलब द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा are not participate in the election of the president, but still they participate in the impeachment process of the our president. Similarly, the elected member of the legislative assembly of the state legislature, ठीक है, और साथ साथ में यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी के, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इम्पीचमेंट में, स्टिल दे पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। क्योंकि आपको पता है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड एमएलएज, चाहे वो दिल्ली हो उसके हो, वो इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन अभी ये इम्पीचमेंट में वोट नहीं दिए। इम्पीचमेंट केवल और केवल एमपीज ने दिया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। तो ये बात याद रखिएगा, बस ये जो इंपॉर्टेंट नोट हैं इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर रोकते हैं, ठीक है। बाकी ये वैकेंसी वाला आपको पता ही है, ठीक है ना, वैकेंसी कैसे होती है। तो वैकेंसी हो सकती है टेन्योर पूरा हो जाएगा तब वैकेंसी खाली हो जाएगी, और या फिर रिमूव कर दिया जाए इम्पीचमेंट के थ्रू, और या फिर खुद रिजिग्नेशन दे दें। किसको रिजिग्नेशन देंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, याद रखिएगा, या फिर इनकी डेथ हो जाए, और अदरवाइज ही बिकम द डिस्क्वालीफाइड, मतलब इन्हें डिस्क्वालीफाई क्लियर कर दिया जाए इनके इलेक्शन को। और ऐसा अभी तक हुआ भी नहीं है, मतलब कह दिया जाए कि इनका जो इलेक्शन हुआ है वो काफी इलीगल तरीके से हुआ है, या फिर उसमें मिस हैपनिंग है, या फिर मैनिपुलेशन हुआ है, तो उस बेसिस पे भी इनका इलेक्शन वाइड डिक्लेयर कर जाएगा। जब इनका इलेक्शन वाइड डिक्लेयर कर दिया तो ऑफिस हो जाएगा वैकेंट, ठीक है। तो ये याद रखेगा। तो उसी से बेसिस पे ये सारी चीजें, ये पॉइंटर्स हैं। व्हेन द वैकेंसी इज कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म 5 ईयर का, तो तुरंत इलेक्शन होंगे। वही बात है कि अगर 5 ईयर का टर्म खत्म हो गया तो 5 ईयर के टर्म के बाद तुरंत इलेक्शन कराना पड़ेगा वैकेंसी फिल करने के लिए। इन केस अगर डिले हो जाता है कंडक्टिंग इलेक्शन ड्यू टू द इलेक्शन, अगर इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुआ है, 5 साल पूरे हो गए हैं, तब भी जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक ये जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट हैं जिनका टर्म एक्सपायर हो गया है, मतलब टर्म 5 साल पूरे हो गए हैं और अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है नए प्रेसिडेंट के लिए, तब भी ये अपने ऑफिस में कंटिन्यू रहेंगे बियॉन्ड द 5 ईयर टर्म। क्यों? क्योंकि जब तक इनका सक्सेसर ऑफिस नहीं संभाल लेगा, और ये प्रिवेंट करने के लिए इंटरग्राम, मतलब कोई भी जगह खाली ना हो जाए प्रेसिडेंट की। व्हेन द वैकेंसीज कॉल्ड बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, तो वाइस प्रेसिडेंट इनके ऑफिस को होल्ड करेंगे, मैंने ये बता दिया है। और अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करेंगे तो ये ऑफिस कितने साल के लिए और कितने मंथ के लिए होल्ड करेंगे? 6 मंथ के लिए। और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो नहीं है तो वाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो वो करेंगे। तो कोई ना कोई तो होगा ही होगा। मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, मान लीजिए इनकेस वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वैकेंट है, तो सीजीआई एज अ प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करेंगे। और सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफिस होल्ड करेगा एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सीनियर सीजीआई कई बार 1 से 2 सीजीआई प्रेसिडेंट इंडिया के बन चुके हैं, ऐसी कंडीशन में ये हो चुका है इंडिया में, ठीक है। अब व्हेन द पर्सन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट या सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्टिंग करता है एज अ प्रेसिडेंट, वो इंजॉय करता है सारी पावर और इम्यूनिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी पावर एज अ प्रेसिडेंट लोगों को मिलती हैं, या नॉर्मली जो इलेक्शन से प्रेसिडेंट बनते हैं, तो जब ये वाइस प्रेसिडेंट या सीजीआई या सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये अगर अपने प्रेसिडेंट बनते हैं ऑफिस वैकेंट होने के केस में, तो ये भी वही इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस मिलेंगी उन्हें जो एज अ प्रेसिडेंट को मिलती थी। और इंटाइटलमेंट अलाउंसेस वो होंगे जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो फंक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और वो दूसरी वीडियो जल्दी आ जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं। देखिए नोट्स तैयार हैं, ठीक है। थोड़ा सा पर्सनल रीजन की वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय, धन्यवाद, जय हिंद।